मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। दोस्तों, इतिहास वो होता है जो हमें हमारे आज का एहसास कराता है और ये बताता है कि हम जो आज हैं उसके पीछे बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। पर आपने कोई पुराने जमाने की वॉर मूवी देखी है? पुराने जमाने से मेरा मतलब 18वीं सदी से है, जिसमें बंदूक में गन पाउडर डाला जाता हो, फिर गोली और फिर डंडी से दबाने के बाद कहीं गोली चलती थी। This is the story of the guns of Colt, an invention which has been praised and denounced, served hero and villain alike, and carries with it moral responsibility. To understand the gun is to better understand history. खैर चलिए, आपको मिलाते हैं सैमुअल कोल्ट से, जो दावेदार हैं दुनिया के पहले 5 शॉट रिवॉल्वर के पेटेंट के। मैं हूँ आज आपके साथ बबीता जैन और आइए शुरू करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। महान इन्वेंटर सैमुअल कोल्ट का जन्म 19 जुलाई 1814 को कनेटिकट में हुआ था। मशीनों से सैमुअल की चाहत बचपन से ही थी, इसीलिए अपनी स्कूलिंग खत्म करते ही कोल्ट ने अपने पिता की टेक्सटाइल मिल में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो मशीनों के अलावा अपने पिता की बंदूक को तोड़ने और जोड़ने में घंटों लगे रहते थे। बंदूक से खेलते खेलते सैमुअल को देखकर इनके पिता को लगा कि कहीं ये गलत राह पर ना चला जाए, इसीलिए उन्होंने सैमुअल को एक जहाज पर नौकरी के लिए भेज दिया और इस तरह 1829 में सैमुअल कोल्ट एक नाविक बन गए। ऐसा माना जाता है कि इस सफर के दौरान ही उन्हें एक विचार आया एक बंदूक बनाने का, जिसके सिलेंडर में 5 से 6 गोलियां एक साथ डाली जा सके और सभी एक ही बैरल के जरिए चलाई जा सके। He watches the wheel turn, and as the wheel turns on the ship, from time to time they have to hold it and they lock it into position. And he thinks to himself, if we can figure out how to have a steady barrel and a turning cylinder with ammunition in it, we can come up with a way that guns can fire more than one time effectively. यूनाइटेड स्टेट्स वापस आते ही कोल्ट ने अपने इस विचार पर कार्य करना शुरू कर दिया और 1835 में इन्होंने अपने 5 शॉट रिवॉल्वर को पेटेंट करवाया। His invention and his design lined up the cylinder to fire 5 shots very consistently, very accurately, and that was a world of difference. As the Indians used to say, you could load the gun on Sunday and shoot all week. ये एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने फायर आर्म को मल्टीपल शॉट डिवाइस में बदल दिया। जहां एक बंदूक से एक गोली चलती थी, अब वहीं पर एक ही बंदूक से 5 गोलियां लगातार चलाई जा सकती थी। 1836 में कोल्ट ने पैटरसन में आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की, जहां 5 शॉट रिवॉल्वर के अलावा उन्होंने राइफल्स और शॉटगन बनाने का काम शुरू किया। लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में बिक्री न होने की वजह से उन्हें 1842 में अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। फिर भी बारूद से खेलने वाले इस शख्स ने सोचना बंद नहीं किया और इस दौरान उन्होंने एक ऐसी डिवाइस तैयार की जिसकी मदद से रिमोट कंट्रोल के जरिए पानी के अंदर बारूद को सेट किया जा सके। इसके बाद सैमुअल टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो गए और इस तरह उन्होंने पहली अंडर वाटर टेलीग्राफ केबल डेवलप की। 1847 में सैमुअल ने 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर बनाई और अब शायद किस्मत भी इनके साथ थी। तभी तो मैक्सिकन वॉर के लिए यूएस सरकार ने उन्हें 1000 रिवॉल्वर्स का ऑर्डर दिया, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने कनेटिकट में दोबारा से आर्म्स फैक्ट्री की शुरुआत की। देखते ही देखते 1855 तक सैमुअल कोल्ट दुनिया में हथियारों को बनाने वाले सबसे बड़ी निजी कंपनी के मालिक बन गए। उन्होंने रिवॉल्वर्स की कई तरह की वैरायटी तैयार की, जिनसे वाइल्ड बिल हिकॉक जैसे गन फाइटर्स को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान सैमुअल ने 3 लाख रिवॉल्वर
और 1 लाख राइफल्स बेची, जो कि युद्ध में लड़ने वाले दोनों साइड के लोगों ने खरीदी थी। उनका ये सिलसिला तेजी से बढ़ता जा रहा था। अब तक उनकी कंपनी को लोग अच्छी तरह से जान चुके थे और बहुत से दूसरे लोगों ने भी इस तरह के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। लेकिन हर दौड़ को कहीं न कहीं तो खत्म होना ही होता है और सैमुअल कोल्ट की जिंदगी की रेस भी जनवरी 1862 में आकर खत्म हो गई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन सैमुअल की पत्नी ने उनके काम को संभाला और उनकी कंपनी कोल्ट आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग आज भी अस्तित्व में है। बंदूक के आविष्कार ने इंसान के हाथ में खतरनाक औजार दे दिया। ये लकीरें और ये हथियार हम इंसानों ने ही बनाए हैं, लेकिन इनकी जरूरत इंसानियत को नहीं है। दोस्तों, 25 जून 1983 का वर्ल्ड कप मैच हर किसी को आज भी याद है और साथ में ये भी याद है कि इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम की कमान कपिल देव ने संभाली थी। लेकिन इस जीत में शामिल कुछ खास दावेदारों का नाम और चेहरे शायद ही किसी को याद होंगे। इन चेहरों में एक ऐसा शख्स भी शामिल था जिसने इस पूरी सीरीज में 18 विकेट लिए थे और ये कारनामा किया था भारतीय टीम की तरफ से खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन रॉजर बिन्नी ने। रॉजर बिन्नी एक ऑलराउंडर हैं, जिन्हें उनकी मीडियम पेस बॉलिंग के लिए खास तौर से जाना जाता है। बिन्नी ने 1983 के वर्ल्ड कप के अलावा 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चैंपियनशिप में भी सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए थे। अपने क्रिकेट करियर के दौरान बिन्नी ने भारत के लिए 27 टेस्ट और 72 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। That's out to caught Kapil Dev, second slip. Straightforward catch. Very well bowled by Roger Binney. Holding. Well, what a spell for Roger Binney. It's the first time that Roger Binney has taken 5 wickets in a test match innings. बिन्नी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत अपने होमलैंड बेंगलोर से की। उनका पहला टेस्ट 1979 में पाकिस्तान के साथ हुई होम सीरीज रहा। इस सीरीज के पहले मैच में बिन्नी ने 46 रन बनाए थे, लेकिन 5वें टेस्ट में उनके बल्ले से निकले छक्कों ने ऑडियंस को अपना दीवाना बना लिया। उस वक्त वो भारतीय टीम के खास स्विंग बॉलर और बेहतरीन फील्डर्स में से एक हुआ करते थे। बिन्नी का टेस्ट करियर कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर वर्ल्ड कप में भारत की दावेदारी को मजबूत बनाया और मदन लाल व कपिल देव के साथ मिलकर देश को उसका पहला वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। वैसे बिन्नी ने अपना टैलेंट स्कूल के दिनों में ही दुनिया के सामने ला दिया था। इस वक्त वो सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और तभी इन्होंने जेवलिन में बॉयज इंडियन नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा था। 2012 में इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के सिलेक्शन पैनल के 5 मेंबर्स में शामिल किया गया था। 2011 में हुए ICC वर्ल्ड कप के दौरान बिन्नी एक न्यूज चैनल के एक्सपर्ट के रूप में भी नजर आए थे। दोस्तों, बिन्नी इन दिनों कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में एक अफसर के तौर पर काम कर रहे हैं। आज भी इंडियन क्रिकेट में उनकी जगह खास है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बिन्नी को वो जगह कभी नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे और यही कारण है कि आज इस खेल का शौक रखने वाले भी इस नाम से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हैं। पर आज रॉजर बिन्नी के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम बिन्नी के खेल का सम्मान करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रही है। अगस्त 1947 ये तारीख देश की आजादी की तारीख है, जिसने लोगों को जीने और उनके फैसले खुद लेने का मौका दिया। इस दिन पूरा देश उन तमाम शहीदों और क्रांतिवीरों को याद करता है जिन्होंने हमें ये दिन देखने का मौका दिया।
अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, हमने ये नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, हमने ये दौलत पाई है। मुस्कुरा कर खाई है सीनों पे अपने गोलियां, सीनों पे अपने गोलियां। कितने वीरानों से गुजरे हैं तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। 17वीं सदी में जिस वक्त इंग्लैंड के लोगों ने हमारे देश में कदम रखे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि व्यापार के बहाने आए ये ब्रिटिशर्स आगे चलकर हम पर हुकूमत करेंगे। लेकिन हालात इनके फेवर में होते चले गए और हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम। हमारे देश की सभ्यता, शिक्षा और धर्मों का इस कंपनी ने मजाक उड़ाया और इनके प्रति हमारी कमजोरी का फायदा भी। टैक्सेशन और गरीबी से परेशान भारतीय लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में शामिल होना शुरू कर दिया और जो ऐसा नहीं करते थे उनके साथ जबरदस्ती की जाती या फिर मौत का इनाम दिया जाता। आतंक बढ़ता जा रहा था और साथ में लोगों के अंदर का डर भी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज उठाए और तभी आज के दिन 1827 में जन्म हुआ एक ऐसे वीर सैनिक का जिसने लोगों के डर को क्रांति की चिंगारी में बदल दिया और पूरा देश एक सुर में ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करने लगा। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि 10 जुलाई 1806 में हुई वेल्लोर क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति थी, लेकिन बहुत छोटी होने की वजह से इसे एक ही दिन में दबा दिया गया। लेकिन इसके करीब 50 साल बाद 1857 में छिड़े संग्राम को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए संभालना आसान नहीं था और जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसे 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रधार माना जाता है। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जी हाँ दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज महान वीर योद्धा मंगल पांडे की जयंती है। जन्म देने वाली इनकी मां को पता भी नहीं था कि उनका बेटा भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। लेकिन इनके जन्म स्थान और जन्मदिन को लेकर कुछ लोगों की राय इससे अलग भी है। 22 वर्ष की उम्र में मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट में भर्ती हो गए, जहां इन्हें बैच नंबर मिला 1446। इस वक्त मंगल पांडे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसके चलते ऑफिसर और उनकी पत्नियां बाइबल का हिंदी अनुवाद करके बहुत सी भारतीय भाषाओं में छापने लगे और इसे सिपाहियों को दिया जाने लगा। ईसाई धर्म अपनाने वालों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाने लगी। इसके दूसरी तरफ जो सिपाही ऐसा नहीं कर रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता। लोगों के दिलों में धर्म के अनादर का दर्द तो था, लेकिन शायद अभी चिंगारी को हवा नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच सेना में एनफील्ड P53 राइफल में नई किस्म के कारतूसों का प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इस गोली को बंदूक में डालने से पहले उसे मुंह से काटकर खोलना पड़ता था, जिस कारण सेना में इसके विरोध की बातें होना शुरू हो गयी। लेकिन सभी को डरा धमकाकर इस बार भी मनमानी हो रही थी। हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी,
अब हमारा क्रोध देखिए, अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। 26 फरवरी 1857 को ये कारतूस पहली बार पहुंचे बहरामपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में, जहां सैनिकों ने इसके इस्तेमाल के लिए साफ मना कर दिया। ब्रिटिश अफसरों ने इस बात पर ध्यान न देते हुए सारे सैनिकों को बैरकपुर लाकर बेइज्जत करना शुरू कर दिया, जिसे देख मंगल पांडे अपने आप को रोक नहीं सके। मंगल पांडे बैरकपुर की सैनिक छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्होंने इसका विरोध करने के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों पर गोली भी चला दी। ये देखकर सेना ने मंगल पांडे की वर्दी उतारने और उनके हथियार छीनने के आदेश दे दिए। इस वक्त मंगल के बदले तेवर देखकर सभी हैरान थे। वक्त आ गया है अपना वचन निभाने का, वक्त आ गया है मारने या मर जाने का। उठाओ अपनी बंदूकें और लड़ो, लड़ो अपनी आजादी के लिए, लड़ो एक बार अपने हक के लिए, जाओ। मंगल पांडे के द्वारा छेड़ी गई इस चिंगारी से दिल्ली से लेकर लंदन तक की ब्रिटानिया हुकूमत हिल गई। इसके बाद विद्रोही क्रांतिवीर मंगल पांडे को ब्रिटिश सिपाहियों ने पकड़ लिया और उनसे हिंदुस्तानियों की क्रांति योजना से जुड़े सवाल पूछे गए। लेकिन तमाम यातनाओं के बावजूद इस वीर के मुंह से किसी का भी नाम नहीं निकला। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल करके मुकदमा चलाया गया और फिर उनकी फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन क्रूर ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों में उठी बदले की भावना से डरते हुए 10 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ही देश के इस वीर पुत्र को फांसी पर लटका दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और इस विद्रोह के निशान छिपाने के लिए 34 इन्फेंट्री को भी भंग कर दिया गया। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई और इस खबर ने पूरे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। छोटे छोटे गांवों से भी लोग इस संग्राम में शामिल होने लगे। इसी समय नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। लेकिन इस संग्राम का नायक सबने मंगल पांडे को चुना और फिर 1 महीने बाद ही 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे न घर सारे जागे हैं, घर सारे जागा है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। अब ब्रिटिश हुकूमत को भी इस बात का एहसास कहीं न कहीं होने लगा था कि भारत पर राज करने का उनका सपना ज्यादा दिन का नहीं बचा है। लेकिन फिर भी इस जंग आजादी में हमें करीब 90 साल का वक्त लग गया। दोस्तों, इस जंग के बारे में 2 तरह की बातें सुनी जाती हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने उन्हें विद्रोही माना है, जबकि हमारे देश का इतिहास उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देता है। इनके जीवन पर अब तक बहुत सी कहानियां और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनका मकसद सिर्फ लोगों को उनकी बेशकीमती आजादी का एहसास कराना है। आज जिस आजाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, वो सांसें हमें न जाने कितने वीर शहीदों के बलिदान से मिली हैं, जिनका कर्ज हम कभी भी नहीं उतार सकते। आज पूरा देश जंगे आजादी का आगाज करने वाले इस नायक को अपना नमन कर रहा है और इसी के साथ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम भी मंगल पांडे के जज्बे, उनकी वीरता और देश के लिए उनकी भावना को सलाम करती है। दोस्तों, मंगल पांडे के बारे में बातें करते करते मेरी आंखें भी नम हो चुकी हैं। सच, इन जैसे लोग देखने में तो आम लगते हैं, लेकिन इनके कर्म आम नहीं होते हैं और इसीलिए वो इतिहास में अमर हो जाते हैं। Born to be remembered,
ये सफर फिलहाल हम यहीं पर खत्म करते हैं। फिलहाल के लिए बबीता जैन को दीजिए इजाजत। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, काटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।